हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आप सभी का वेटरन यूट्यूब चैनल पर। सो आरआरबी और आईबीपीएस के मारे एसबीआई के सहारे इंतजार कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन आ जाए कैसे भी करके और अपनी तैयारी हम चालू करें। होता क्या है, जब हमारा नोटिफिकेशन आता है तब हम थोड़ा सा जोश में रहते हैं, फॉर्म फिल करते हैं तब जोश आता है। उसके बाद में धीरे धीरे ना जोश थोड़ा सा हमारा हल्का पड़ने लग जाता है। फिर जब एग्जाम के बिल्कुल सीजन चल रहे होते हैं, जब एग्जाम हमारे लगातार चल रहे होते हैं, तब हमारे को वो एक जोश की फीलिंग होती है कि भाई अब तो कर गुजरेंगे कुछ भी, है ना? तो अभी एसबीआई का नोटिफिकेशन है नहीं हमारे पास, तो अभी कहीं न कहीं वो आपका जोश थोड़ा-सा ठंडा हो रखा है और ये चीज़ आपको अपने अंदर महसूस भी हो रही होगी, क्योंकि आपके पास कोई एक गाइडेंस नहीं है, आपको पता नहीं कैसे करना है। और चलो पता भी है तो आपके आईबीपीएस और आरआरबी को लेके एक्सपीरियंस ऐसे रहे हैं कि अगर हम वही सारी चीज़ें कर लें सर, तो भी हमारे को थोड़ी-सी दिक्कत है। तो यहाँ पे आपको पूरी की पूरी एसबीआई से रिलेटेड कहानी तो मैं बताऊँगा ही बताऊँगा, लेकिन उसमें हम आरआरबी से और आईबीपीएस से क्या सीख कर आए हैं इस साल, वो सारी चीज़ें भी अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है? अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जनवरी में हमारा ना कैलेंडर आता है आईबीपीएस का, जिसमें हमारे को पता रहता है कि आईबीपीएस के एग्ज़ाम्स हमारे कब-कब होंगे, किस-किस तरह से नोटिफ़िकेशंस आएगा, किस-किस तरह से हमारे को रिज़ल्ट की डेट्स होंगी और वो सारी चीज़ें प्री से लेके मेंस तक या फिर इंटरव्यू तक हमारे को सब कुछ पहले से पता रहता है कि हाँ यार, इस महीने में और इस महीने में हमारा ये मामला होने वाला है। जिसमें हमारे को प्री एंड मेंस की डेट तो है जो हमारे को स्टार्टिंग से ही निश्चित होती है। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं न कहीं जब हमारा एग्ज़ाम होता है उसमें हमारी कमियाँ रह जाती हैं। अब वो क्या कमियाँ रह जाती हैं? हम काफ़ी टाइम से सर प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम काफ़ी टाइम से इस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं। क्वांट की बात कर लो या फिर रीज़निंग की बात कर लो या फिर रीज़निंग इंग्लिश की बात कर लो, जीए की बात कर लो। हम ये सारे टॉपिक से ना भली-भाँति समझदार हैं और इससे काफ़ी ज़्यादा अवेयर हैं। लेकिन तब भी कहीं न कहीं जाके ना सर एग्ज़ाम में वो पता नहीं क्या हो जाता है कि वो चीज़ें एग्ज़ाम में थोड़ी-सी गड़बड़-सी हो जाती हैं। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर भी हम लोग पूरा कवरेज करेंगे आज इस वीडियो के अंदर और क्या हम सीखे हैं 2024 में आरआरबी से और आईबीपीएस से और जो हम सीखे हैं, वो हमारे को किस तरह से नरिश करना है अपने एसबीआई के एग्ज़ाम के पहले या फिर जब हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं एसबीआई के लिए। तो एक सही पाइपलाइन में हमारी प्रिपरेशन होना चाहिए, एक सही डायरेक्शन में हमारी प्रिपरेशन होना चाहिए, उसके लिए हमारे पास एक प्लान होना चाहिए और वो प्लान क्या होना चाहिए, उस प्लान को भी आज डिस्कस किया जाएगा इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है? तो जितने भी लोग इस वीडियो में अभी तक आ चुके हैं और यहाँ तक अगर मेरी बातें सुन रहे हैं, तो मैं उन सभी से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जितनी भी वो बारीकियाँ हैं या जो भी हम लोग ने इस साल के एग्ज़ाम से सीखा है या पिछले कई जो हमारे एग्ज़ाम्स हुए हैं, उनसे जो हमने सीखा है, चाहे वो हमारा क्लर्क का एग्ज़ाम हो, चाहे वो हमारा पीओ का एग्ज़ाम हो, चाहे वो हमारा प्रीलिम्स वाला स्टेज हो, चाहे वो हमारा मेंस वाला स्टेज हो। तो आप सभी को ये वीडियो जो है वो पूरा देखना है। हर एक पर्टिकुलर पार्ट जो रहेगा इस वीडियो का, वो आपको बहुत अच्छे से इसमें भली-भाँति समझना पड़ेगा और कुछ भी पार्ट इधर पे स्किप मत कीजिएगा। और अगर आप लोग यहाँ तक आ चुके हो, तो इस सेशन को और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और जो लोग नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब देखो, हमारे पास अगर सहारे की बात की जाए ना, तो सहारे के लिए हमारे पास सिर्फ एक चीज़ बची है अभी इस साल में, वो है एसबीआई। अगर हम बात करते हैं एसबीआई पीओ की, तो एसबीआई पीओ बचा है हमारे पास और एक हमारे पास एसबीआई क्लर्क बचा हुआ है। अब इन दोनों की है अगर मैं बात करूँ, तो इन दोनों के जो हमारे एग्ज़ाम हैं या फिर इन दोनों के जो एक्सपेक्टेड हमारे नोटिफ़िकेशंस हैं, वो कहीं न कहीं दिसंबर के मिड में भी आ सकता है। हो सकता है इस वीडियो के बाद में ही आ जाए तुरंत। हो सकता है कि आपका दिसंबर के लास्ट में आ जाए। हो सकता है कि जनवरी में आ जाए। नोटिफ़िकेशन कभी भी अगर आपका आ रहा है, उसमें आपको दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। आपको सिर्फ़ ये चीज़ समझना पड़ेगी कि नोटिफ़िकेशन अगर आता है, तो क्या हमको उस नोटिफ़िकेशन का इंतज़ार करना चाहिए? क्या वो एक समझदारी वाला हमारा स्टेप रहेगा? क्या हम अपने एग्ज़ाम के लिए पूरे साल जो हम एग्ज़ाम देते आए हैं, उसके बाद भी हम लोग सिर्फ़ उसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं और हमारे जो तरीके हैं, हमारे जो तौर-तरीके हैं एग्ज़ाम को देखने के या उसकी प्रिपरेशन करने के, क्या उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है? क्या हम करना नहीं चाहते हैं? क्या हम अपने प्लान्स के लिए, अपनी प्रिपरेशन के लिए इतने ज़्यादा रिजिड हो चुके हैं कि उसको बदलने की हम लोग को ज़रूरत ही महसूस नहीं होती है? तो मैं आपको ये सारी चीज़ें इसमें बताने वाला हूँ। तो अब ले दे के हमारे पास एसबीआई है, जिसका हम लोग नोटिफ़िकेशन का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही नोटिफ़िकेशन आ जाता है सर, हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे और फिर वही बात है, जैसे ही नोटिफ़िकेशन आएगा उसके बाद वो फॉर्म फिल होंगे, फिर बचेंगे हमारे पास 20-25 दिन, उसमें ही हमारे को प्रीलिम्स करना है, उसमें ही हमारे को मेंस करना है और उसमें ही मेंस में फिर हमारे पास जो चारों सब्जेक्ट्स हैं, उसके लिए भी बात करना है, फिर वही डिस्क्रिप्टिव एंड ऑल ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में चलती रहेंगी। तो जिस तरह से हमारा
जुलाई से लेके अगस्त तक का, मतलब जुलाई अगस्त से लेके अभी नवंबर तक का महीना जो एक बहुत स्ट्रेसफुल महीना था हमारे पास, मतलब जुलाई से लेके हमारे एग्जाम्स जो स्टार्ट हो जाते हैं आरआरबी के, प्री मेंस हो गए दोनों पीओ एंड क्लर्क के, आईबीपीएस के प्री मेंस हो गए दोनों पीएन क्लर्क के, और इसके बीच में और भी जो एग्जाम्स आते हैं, जो भी अलग अलग बॉडीज के एग्जाम्स होते हैं, वो भी आप लोग अगर अप्लाई करते हो या अपियर करते हो, तो वही सारी चीजों के दौरान जब हमने उसमें एग्जाम दिया, जब हम प्रिपरेशन कर रहे थे, तो उसमें भी हमारे पास एक लिमिटेड टाइम था। एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं आपके सामने रखूं तो वो बहुत ज्यादा क्लियर है। ये दो एग्जाम हम लोग ने इस तरह से देखे कि मेंस के आपको 7 दिन पहले या 8 दिन पहले नोटिफिकेशन दिया जाता है, यानी कि रिजल्ट आउट का नोटिफिकेशन आता है कि भैया चलो रिजल्ट आउट हो गया है, अब आप मेंस देने जा रहे हो, और अब आप मेंस देने नहीं जा रहे हो, तो हमारे पास मेंस के लिए भी बहुत ज्यादा टाइम नहीं रहता है। एक मिनट मिनिमम या फिर लिमिटेड टाइम स्लॉट हमारे पास रहता है, जिसमें वो पूरा मेंस के जो चारों पांचों सब्जेक्ट्स हैं उसको कंप्लीट कर पाना पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। तो आपको ये चीज समझना पड़ेगी कि आपको नोटिफिकेशन का इंतजार नहीं करना है, आपको अभी से इस चीज की तैयारी करना है। अब नोटिफिकेशन आपका दिसंबर में आता है तो भी वेल एंड गुड है, जनवरी में आता है तो बहुत अच्छा है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके पास में एक टाइम मिलेगा कि आप उस टाइम पे अपने सब्जेक्ट्स जो हैं, जो भी आपके वीक सब्जेक्ट्स हैं, उनको आप लोग कम से कम एवरेज पे लेके आ सकते हो, और एवरेज से लेके उसको थोड़ा सा और एडवांस लेवल तक लेके जा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको एक चीज बताता हूँ कि कई स्टूडेंट ऐसे थे जिनका ना आईबीपीएस के एग्जाम में और आरआरबी के एग्जाम में, मैं प्रीलिम्स की बात करूंगा पहले, फिर मैं मेंस की बात करूंगा, उन्होंने बहुत अच्छा क्वांटम रीजनिंग का प्रैक्टिस किया अपना। क्वांटम रीजनिंग में उनके मॉक में भी बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे थे, वो जब क्लासेस में आते थे तो उनसे क्वेश्चंस बनते थे, इवन एग्जाम में भी उन्होंने बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया, और करीबन करीबन अगर मैं आईबीपीएस पीओ की बात करूं तो 48 हमारे पास प्रीलिम्स का कट ऑफ आया था, जो कि ऑल इंडिया हमारा सिंगल कट ऑफ होता है। और 48 कट ऑफ में भी काफी स्टूडेंट ऐसे थे जिनके मार्क्स जो हैं ओवरऑल 50+ थे, 55 थे, 53 थे, 57 थे, और वो भी आउट हो चुके हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सेक्शनल कट ऑफ। तो कहानी यहां पे ये आ रही है कि इस समय में जब हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं है, तो क्यों ना हम अपने जो वीक सब्जेक्ट हैं उस पर थोड़ी सी कमांड कर लें। अब यहां पे होगा क्या कि आपका क्वांट और रीजनिंग जैसे बहुत अच्छा था, जब आपने एग्जाम दिया, आपने उसमें परफॉर्म किया, आपने रिजल्ट देखा, आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया, लेकिन कहीं ना कहीं वो इंग्लिश के सेक्शनल में आप आउट हो गए। अब आप सोचिए कि आपका क्वांट एंड रीजनिंग इतना मजबूत होने के बाद भी आप मेंस में अपियर नहीं हो पा रहे हो। तो मेंस में अपियर होना भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है उन स्टूडेंट के लिए जिन स्टूडेंट्स का एक भी बार अपियरेंस मेंस में नहीं हुआ हो, और आपने अगर वो अपॉर्चुनिटी लूज कर दिया जस्ट बिकॉज के एक आपको एक ओवर कॉन्फिडेंस हो गया कि नहीं यार मेरे को तो इंग्लिश आती है, मेरे से तो हो जाता है, मॉक में तो मेरे आ ही रहे हैं, तो मैं एग्जाम में भी कर लूंगा। तो ये सारी चीजें आपको ना हटाना पड़ेंगी। आप अगर जब तक चीजों को बदलोगे नहीं, जब तक उस चीजों को सही नहीं करोगे, तो वो सिलसिला हमारा सेम उसी तरह से चलता रहेगा। जिस तरह से हमारे को आरआरबी और आईबीपीएस के एग्जाम्स देखने को मिले हैं, उनके रिजल्ट्स देखने को मिले हैं, उसी तरह से हमारा एसबीआई भी चला जाएगा। सो एसबीआई के सहारे अगर आप बैठे हो, या एसबीआई के एग्जाम के लिए अगर आप बैठे हो कि हाँ भाई इंतजार कर रहे हैं, तो उसके लिए कुछ बदलाव की जरूरत है दोस्तों, तो वो बदलाव आपको करना ही करना पड़ेंगे, ठीक है। क्या वो बदलाव हो सकते हैं, उनको मैं स्टार्ट करता हूं, उनको एक एक करके मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको मैं एक चीज ये भी बता दूं कि यहाँ पे जो हम कंटेंट पढ़ रहे हैं, जैसे हमारे पास प्रीलिम्स में 3 सब्जेक्ट होते हैं, एक क्वांट हो गया हमारा, रीजनिंग हो गया, और इंग्लिश हो गया। अब क्वांट और रीजनिंग की बात आ जाती है, तो क्वांट और रीजनिंग में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मैं क्वांट और रीजनिंग ही पढ़ाता हूं, ठीक है, और मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं सिर्फ क्वांट रीजनिंग पढ़ाता हूं तो आपको सिर्फ क्वांट रीजनिंग ही पढ़ना है। आपको बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ना पड़ेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप मेंस का एग्जाम में अपियर होगे, तो मेंस में आपको एज अगर लेना है और एक बहुत अच्छे मार्जिन में अगर आपको स्कोर लेके आना है ना, तो आपके सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं बैलेंस होना चाहिए। हाँ, 2-3 सब्जेक्ट्स आपके ऐसा होते हैं कि जो कि आपको लीड कराते हैं उस पर्टिकुलर एग्जाम में, लेकिन बाकी जो अदर सब्जेक्ट हैं जिसमें आप लोग वीक फील करते हो अपने आप को, उसको एक एवरेज स्टेज पर लेके जाओ, जिससे कि आपका एक ओवरऑल जो स्कोर बने ना, उसमें आपको एज मिल सके कि भाई हाँ, मैं इस वाले पर्टिकुलर सेक्शन को या इस वाले पर्टिकुलर स्टेज को मैं क्लियर कर सकता हूं। और आप अंडर कॉन्फिडेंट नहीं हो, आप कॉन्फिडेंटली ये बोल सकते हो कि हाँ, मैं अगले स्टेज के लिए अच्छे से प्रिपेयर्ड हूं और ये वाला स्टेज मैं क्लियर कर रहा हूं। तो आपको ये चीज उस समय समझ में आना चाहिए जिस समय आप प्रिपरेशन कर रहे होते हो, ये उस समय समझ में नहीं आना चाहिए जब आप एग्जाम देके बाहर लौट रहे होते हो कि यार एग्जाम में ऐसा हो गया, मेरे से इतने ही अटेम्प्ट हो पाए, मेरे से उतने ही अटेम्प्ट हो पाए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे को जो ध्यान में रखने वाली बात है, मैं क्वांट एंड रीजनिंग से स्टार्ट करूंगा। क्वांट एंड रीजनिंग में सबसे पहले आपको स्टार्ट करना पड़ेगी, अपनी अप्रोच के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। देखो, अप्रोच ना बहुत ज्यादा रोल अदा कर रही है आपके एग्जाम में, क्योंकि कंटेंट हमारे को बहुत मिल जाता है इंटरनेट पे, कंटेंट की अवेलेबिलिटी बहुत भरमार है।
उसमें कोई दो राय नहीं है कि आपके पास कंटेंट अवेलेबल नहीं हो सकता। आप कहीं पे भी जाएंगे, यूट्यूब पर जाइए, आप गूगल पर जाइए, आप मॉक टेस्ट परचेस कर लीजिए, आप कोई पेड क्लासेस परचेस कर लीजिए, आपको कंटेंट का भरमार मिल जाएगा। लेकिन बात वहां पे फिर यही आ जाती है कि वो कंटेंट को हम किस तरह से डाइजेस्ट करें, या जो कंटेंट हमारे पास मिल रहा है हमको, हम उसको किस तरह से प्रैक्टिस करें। क्योंकि आप उसी तरीके से जो आपका एक्सपीरियंस है, ऑब्वियसली आप उसी तरीके से प्रिपरेशन भी करोगे, उसी तरह से आप आगे भी प्रिपरेशन करेंगे। अब मान के चलिए कि मैंने एक मॉक लगाया, उस मॉक में मैंने कुछ डीआई सॉल्व किए, कुछ पजल सॉल्व किए, कोई बॉक्स बेस्ड पजल था हमारे पास, या फिर कोई एक डीआई थी, या फिर कोई एक क्वेश्चन था जिसमें हम लोग अटक गए। पजल वाले सेक्शन में या रीजनिंग वाले सेक्शन में मैं एक बॉक्स बेस्ड पजल में अटक गया, एक फ्लैट एंड फ्लोर पे अटक गया। अब मुझे ये लग रहा है कि यार मेरा हो सकता है ना कि ये जो दोनों टॉपिक है ना, ये मेरे कमजोर है। अब मैं इसकी प्रैक्टिस करना चालू कर दूंगा, बार 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 यही चीजें मैं प्रैक्टिस करना चालू कर दूंगा। अब ऐसे में हो क्या रहा है, जैसे क्वांट में हमारे को पूछ लिया गया एक टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन, एक हमारे को मिक्सचर का क्वेश्चन, और वो हमारा ना गलत हो रहा है। वो हमारा गलत हो गया, वो किसी भी रीजन से गलत हो सकता है। मैं आपको बताऊंगा कि मेन रीजंस क्या होते हैं। वो किसी भी रीजन से आपका गलत हो गया, मेनली जो रीजन होता है वो अप्रोच का ही होता है। खैर उसके ऊपर अपन बात करेंगे, अभी पहली ही हेडिंग हमारी यही है। अब वो हमारा क्वेश्चन गलत हो गया, तो हमारे को क्या लगता है एज अ स्टूडेंट, एज अ इंडिविजुअल, अगर मैं देखूं, मैं किसी से अगर चर्चा नहीं कर रहा हूं इसके बारे में, तो मुझे लगता है कि यार मेरा ये टॉपिक जो है ना, ये क्लियर नहीं है। तो क्यों ना मैं इसकी कंसेप्ट क्लास लगा लूं, क्यों ना मैं इसके पहले कंसेप्ट सीख लूं। मैं खुद से भी सीख सकता हूं, मैं किसी क्लास की अगर सहायता लूं तो मैं उससे भी सीख सकता हूं। और फिर कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन, मेरे को 20 50 100 क्वेश्चन मिल जाए, तो मैं उसकी प्रैक्टिस कर लूं और मेरा ये टॉपिक हो जाएगा। ये एक भ्रम मात्र है और ये कुछ नहीं है। मैं आपको बताऊं कि हो क्या रहा है कि आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस बहुत अच्छे से आता है, आपको मिक्सर एंड एलिगेशन बहुत अच्छे से आता है, आपको वो जो बॉक्स बेस्ड पजल में आप स्टक हुए थे या जो नहीं बना पाए थे आप मॉक में, वो भी आपको आती है, या फिर जो आप फ्लैट एंड फ्लोर में फंस गए थे वो भी आपको आती है। मेन होता है उस समय का सिनेरियो, जिस समय आप एग्जाम दे रहे होते हो या जिस समय आप मॉक दे रहे होते हो ना, उस समय वो सटीक अप्रोच क्लिक ना कर पाना। अगर आपकी वो सटीक अप्रोच एक सटीक टाइम पर अगर क्लिक करने लग जाए, तो आप समझ लीजिएगा कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हुई है, और उस समय कोई भी एग्जाम आपको पछाड़ नहीं सकता। आप सारे एग्जाम को क्लियर करके आगे ही बढ़ते जाओगे। तो हमारे को सबसे पहले अपनी अप्रोच पर ध्यान देना है कि किस तरह से हम अप्रोच कर रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर सिंगल क्वेश्चन की, या किसी भी पर्टिकुलर सिंगल सेक्शन में। अगर मैं रीजनिंग सेक्शन में जा रहा हूं तो मेरे क्या अप्रोचेस रहने वाले हैं किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, या किसी भी सेट ऑफ क्वेश्चन के लिए, या फिर जब मैं क्वांट के सेक्शन में जाता हूं तो मेरी क्या एक अप्रोच होना चाहिए। तो सबसे पहले हमारे को यही चीज समझना पड़ेगी कि अप्रोच हमारे को अगर नहीं आ रही है तो वो कैसे सीखें। अब यहाँ पे अप्रोच सीखने के लिए काफी तरह के तुम्हारे पास ना माध्यम है जिससे आप सीख सकते हो। सबसे पहले आप इंटरनेट पे जा सकते हो। इंटरनेट से मेरा तात्पर्य है, आप गूगल पे जा सकते हैं भैया, गूगल पे आपने सर्च कर लिया प्रीवियस ईयर के मेरे को पेपर मिल जाए, मैं उससे प्रैक्टिस कर लूंगा, मेरा काम बच जाएगा। ठीक है। आप इंटरनेट पे मॉक परचेज कर सकते हो, मॉक परचेस कर लेता हूँ, उसकी मॉक प्रैक्टिस कर लूंगा, और मेरे जो अटेम्प्ट्स रहेंगे या जो भी रहेंगे, मेरे पास काफी सारे मॉक्स रहेंगे, लिमिटेड प्राइस में या फिर मिनिमल प्राइस में जो मॉक अवेलेबल है मैंने उसको ले लिया, और उससे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। प्राइस भी कम है, 200 250 300 रुपए में मॉक अवेलेबल हो जाते हैं आपको। मार्केट में काफी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपको इस मिनिमल प्राइस में मॉक अवेलेबल करवा देती है। साल साल भर का सब्सक्रिप्शन होता है, आराम से सारे एग्जाम उसमें कवर हो जाते हैं। अब इसमें दिक्कत क्या होती है भाई, दिक्कत ये होती है कि जो भी हमारे पास ये क्वेश्चंस पड़े हुए हैं गूगल पे प्रीवियस ईयर वाले या जो भी, अब देखो बैंक का एग्जाम ऐसा होता है ना जो कि कभी भी हमारा रिपीटेड फॉर्म में नहीं होता है। अगर हम बात कर रहे हैं एसएससी के एग्जाम की या रेलवे के एग्जाम की ना, तो वहां पे हमारे को काफी सारी चीजें रिपीटेड मिल जाती हैं, क्वेश्चन हूबहू हमारे को कहीं ना कहीं रिपीटेड मिल जाते हैं। बट बैंक के एग्जाम में ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है। साथ ही साथ में जब हम मॉक लगा रहे हैं तो मॉक में क्या दिक्कत हो रही है, अब जैसे बात करें अगर हम आईबीपीएस के एग्जाम की, जो अभी हमारा रिसेंट एग्जाम हुआ है, काफी स्टूडेंट ऐसे थे जो मॉक में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। चाहे हम प्री की बात करें या फिर हम मेंस की बात करें, हम दोनों ही सब्जेक्ट की ना, मतलब दोनों ही स्टेजेस की बराबर से बात करते चलेंगे। प्री और मेंस को मैं बहुत अलग नहीं रखता हूं, क्योंकि हमारा मेन मोटिव है सिलेक्शन लेना। और सिलेक्शन लेना अगर हमारा मोटिव है, तो ऐसा नहीं कि हम पहले प्री करेंगे फिर मेंस करेंगे, क्योंकि पहले प्री और बाद में मेंस ये पहले हुआ करता था 5 6 साल पहले। अब प्री भी वही है और मेंस भी वही है, क्योंकि प्री के रिजल्ट के तुरंत बाद हमारा 7 8 दिन बाद मेंस का हमारा एग्जाम कंडक्ट करवा दिया जाता है। तो आपके पास उतना समय नहीं होता है, जिस टाइम पे आपको प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करना है उसी टाइम पे आपको मेंस की भी प्रिपरेशन करना है। अब मॉक में हम देख रहे हैं कि भाई मॉक में हमारे को डिफिकल्टी दिखती है। अब ये डिफिकल्टी किसी भी रूप में हो सकती है। डिफिकल्टी का पहला रूप होता है कि वो टाइप का क्वेश्चन आपको आता नहीं, तो वो तो डिफिकल्ट आपके लिए हो ही गया, भले ही वो छोटा सा क्वेश्चन क्यों ना हो। दूसरी डिफिकल्टी होती है रिलेवेंसी की, मतलब अब उस मॉक में जैसे अगर मैं बात करूं कि क्वांट सेक्शन में अगर मैं जाता हूं, क्वांट सेक्शन में मेरे को 20 मिनट्स में 35 क्वेश्चन का टारगेट दिया जाता है कि भाई 20 मिनट के सेक्शनल टाइम में आपको ये 20 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है।
अब वो 35 क्वेश्चन उस तरह से डिजाइन नहीं किए गए हैं कि वो 20 मिनट में आपसे किए जा सके। तो रेलेवेंसी एक बहुत बड़ा फैक्टर आ जाता है जो कि कहीं ना कहीं आपको डिमोटिवेट कर देता है। क्यों? अब डिमोटिवेट करता है या फिर आपको रिजिड कर देता है। अब रिजिड किस तरह से कर देता है वो भी मैं आपको बताता हूं। रिजिड इस तरह से कर देता है कि कोई भी मॉक मैं लगा रहा हूं और मुझे लगता है कि भाई मेरे एक्स मार्क्स जो हैं, इतने मार्क्स मेरे आते हैं, मैं इससे 2 या 3 मार्क्स ज्यादा और ला सकता हूं, यही मेरी एक लिमिट है। अब जब आप रियल एग्जाम में गए तो रियल एग्जाम मॉक के कंपैरिजन में थोड़ा-सा हमारा डुएबल साइड में आता है, मॉडरेट साइड में आता है। और वो उसमें क्या-क्या फैक्टर होते हैं जो कि हमारे को वो मॉक के पेपर से अलग करता है, उससे डिफरेंशिएट करता है, और साथ ही साथ में वो किस तरह से अगर हम देखें तो वो डुएबल सेंस में किस तरह से हम उसको काउंट करते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी इसमें। तो जब हम मॉक लगा रहे होते हैं तो एक मार्क्स पे या फिर एक लिमिट पे हम लोग लिमिट हो जाते हैं कि भैया बस यही मेरी रेंज है, इससे ज्यादा मैं नहीं जा सकता। 50-55, 40-45, 45-50, ये एक रेंज आपकी सेट हो जाती है जब आप नंबर ऑफ मॉक्स लगाते हो। आपको लगता है कि यही मेरा बेस्ट है और इतना ही मैं एग्जाम में करूंगा, क्योंकि वही प्रैक्टिस आपने की है, वही प्रिपरेशन आपने की है और वही आप जाके वहां पे रिफ्लेक्ट भी करते हो। अब इजी शिफ्ट में आपका एग्जाम हो गया जो कि रियल एग्जाम है, और उस इजी शिफ्ट में आपके हुए उसी रेंज में अटेम्प्ट जो इस रेंज में आपके मॉक में अटेम्प्ट हो रहे थे। कट ऑफ भी आपका उतना ही गया। मान के चलिए आपने 55 अटेम्प्ट किए, कट ऑफ 53 गया, और आपके 2-3 क्वेश्चन उसमें गलत हो गए। स्टिल आपकी वो इजी शिफ्ट थी, तो नॉर्मलाइजेशन की थोड़ी सी हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो कम हो गई। अब 2-3 क्वेश्चन आपके गलत हो गए तो आप कट ऑफ के नीचे चले गए। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। आप रिस्क में प्रिपरेशन कर रहे हो, और उस एक दिन के लिए, जिस दिन के लिए आप एग्जाम देने जा रहे हो, उस एक दिन के लिए आप इतना बड़ा रिस्क लेके जा रहे हो कि आपको पहले से ही क्लैरिटी नहीं है कि भाई मेरे को करना क्या है और कितना करना है। तो ये जो है ना, ये हमारी जो डिफिकल्टी मॉक में मिल रही है, ये जो रेलेवेंसी हमारे को कंटेंट में नहीं दिख रही है, उस वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। अब यहां पे जब वो चीजें हमारे को नहीं मिल रही हैं, अब ये डिफिकल्टी, जैसे मैंने बताया आपको, कोई चीज नहीं आती है तो वो डिफिकल्ट हो गया, या फिर वो क्वेश्चन ही कैलकुलेटिव बना दिया गया। अगर आप देखोगे आरआरबी के एग्जाम के लिए और आईबीपीएस के एग्जाम के लिए, आरआरबी और आईबीपीएस के जो एग्जाम हुए हमारे प्री और मेंस में, इन दोनों ही एग्जाम में अगर आपने बहुत अच्छे से एग्जाम देने के बाद एनालिसिस किया होगा इन सब चीजों का, हालांकि मैंने इनके मेमोरी बेस्ड पेपर भी करवाए हैं, तो अगर आपने ये देखा होगा ना, तो आपको समझ में आया होगा बखूबी तरीके से कि यहाँ पे हो कुछ नहीं रहा है। डिफिकल्ट चीजें हो रही हैं, टफ हो रही हैं, बनाने योग्य नहीं है वो चीजें, मैं भी मानता हूं उस टाइम फ्रेम में वो चीज नहीं बनाई जा सकती। लेकिन अगर आपके पास एक सटीक अप्रोच है ना, तो उस टाइम फ्रेम में आप उस चीज को बना सकते हैं आराम से। जैसे अभी आईबीपीएस पीओ का मैंने कल ही मेमोरी बेस्ड पेपर करवाया, उसमें पूरा एग्जैक्ट पेपर था, वो पूरा एग्जैक्ट पेपर करवाया, तो काफी लोगों के उसमें कमेंट्स हैं, लाइव में भी कमेंट आ रहे थे, बाद में भी कमेंट आ रहे थे, और इवन मैंने टेलीग्राम में भी स्टूडेंट से, बच्चों से बात करी तो उनके भी पर्सनल मैसेज थे, ग्रुप में मैसेज थे कि सर एग्जाम में वही सारी चीजें मेरे से नहीं बनी जो चीजें आप जब क्लास में लेके आए थे तो बन गई थी। अब ये किस चीज का इफेक्ट है, यहाँ क्या कमी है, आप थोड़ा सा सोच के देखो। आपने मेरे को कमेंट कर दिया कि सर ये एग्जाम में मेरे से नहीं बना, लेकिन आपने समझाया तो बड़े इजीली समझ में आ गया, और मैंने समझाया वो एक अलग तरीका है, लेकिन जब आप खुद भी देख रहे हो ना, तो वो बन जा रहा है आपसे, और ये चीज ना हर एक स्टूडेंट फेस कर रहा है। लेकिन हर एक स्टूडेंट जब इस चीज को फेस कर रहा है, तो बिना इस चीज को ओवरकम किए तुम कैसे अगला एग्जाम देने जा रहे हो, वो मेरे थोड़ा सा ना समझ के परे हो जाती है चीजें, कि आप कितना बड़ा रिस्क लेके अपने अगले एग्जाम के लिए तैयारी करने में जुट जाते हो। दिन ना रात आप तैयारी कर रहे हो, नो डाउट आपकी मेहनत में बिल्कुल भी कमी नहीं है, आप बहुत 100% तरीके से मेहनत कर रहे हो, लेकिन वो मेहनत अगर एक सही डायरेक्शन में नहीं की जाएगी, तो वो मेहनत तो फिर वो कोई मतलब की नहीं हुई ना दोस्त। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जब भी आप कोई भी चीज सॉल्व कर रहे हो, तो उसमें आपको एक सबसे पहले जो चीज चाहिए, वो चाहिए आपको एक रेलेवेंट कंटेंट, है ना। तो आपको मैंने बताया था कि आप कहां कहां से प्रिपरेशन कर सकते हो, आप इंटरनेट पे जाके गूगल से चीजें ढूंढ ढांड के कर सकते हो, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते कुछ पेड वगैरह चीजें, अफोर्ड कर सकते हो, एक मिनिमम अमाउंट खर्चा कर सकते हो, तो आप जाके अपना मॉक वगैरह देख सकते हो। लेकिन मॉक में वही चीज आ जाती है, जो मॉक में चीजें आती हैं वो हमारे रियल एग्जाम में आती नहीं है। मॉक में हम लिमिट कर लेते हैं अपने आप की, एक रेंज सेट कर लेते हैं, और वो रेंज सेट करना हमारे लिए खतरनाक हो जाता है जब हम रियल एग्जाम में बैठते हैं। दूसरी चीज हो जाती है कि हम कोई पेड बैच ले लें सर। तीसरी चीज हो जाती है हम बुक ले लें। देखो बुक का मैं रिकमेंडेशन कभी नहीं दूंगा, क्योंकि ये आउटडेटेड होता है पूरा मामला, क्योंकि इसमें अपडेट करने के लिए कोई भी हमारे पास मार्जिन नहीं होता है, हम कैसे ही अपडेट करेंगे, या तो उसका नया एडिशन आ जाए तो फिर अलग बात है। तो बुक को तो मैं इतना ज्यादा रिकमेंड नहीं करता हूं अपने बैंकिंग की एग्जाम की तैयारी के लिए। हाँ, अगर आप और किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होते, लाइक कैट की कर रहे होते, या फिर आप अपने रेलवे की, एसएससी की, या फिर इस तरह के जितने भी स्टेट लेवल के गवर्नमेंट हमारे एग्जाम होते हैं, उनकी अगर आप तैयारी कर रहे हो तो फिर बुक भाई रिकमेंडेड है।
जिसमें आपसे फैक्चुअल चीजें पूछी जाती हैं या फिर जिसमें रिपीटेड क्वेश्चंस हमारे पास पूछे जाते हैं कंटेंट रीजनिंग में, तो उसमें भाई बुक रिकमेंडेड है। लेकिन बैंक के एग्जाम में मैं इतना रिकमेंड बुक को नहीं करता हूं, क्योंकि मैं खुद भी ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं, मैं खुद भी कंटेंट के रेलेवेंट होने की निगरानी रखता हूं हमेशा, और उसके जरिए से ही काफी स्टूडेंट का सिलेक्शन भी हुआ है। तो मैं ये मानता हूं कि कहीं ना कहीं आपको अगर प्रिपरेशन करना है ना, तो एक रेलेवेंट कंटेंट के साथ में करना है। आप किसी पेड बैच में जा रहे हो, अब वो पेड बैच आपको एक बहुत मिनिमम प्राइस में मिल रहा है, ठीक है? या फिर वो बहुत ओवर प्राइस में भी आपको मिल रहा है। कोई पेड बैच आपको ओवर प्राइस में मिल रहा है या फिर अंडर प्राइस में मिल रहा है, आपने लगा कि यार नहीं आपकी पॉकेट अलाउ कर रही है, आपने ले लिया। तो पेड बैच खरीद भर लेने से एग्जाम निकलता नहीं है दोस्त। पेड बैच में आपको क्या कंटेंट परोसा जा रहा है, पेड बैच में आपको उस कंटेंट की क्या अप्रोचेस सिखाई जा रही हैं, किस तरह से उसको एक्सप्लेन किया जा रहा है, किस तरह से उसको टैकल करना है वो सिखाया जा रहा है, किस तरह से एग्जाम का जो फोबिया है उसको मिटाया जा रहा है, किस तरह से आपको गाइड किया जा रहा है, किस तरह से आपके वो हर एक पहलू जो आपको अपनी खुली आंखों से नहीं दिखे हैं, उनको आपके सामने रख के आपको बढ़िया तरीके से नरिश किया जाता है, उसकी प्रिपरेशन करवाई जाती है और उसके बाद आपको बोला जाता है कि भैया अब अपनी प्रैक्टिस करो मॉक से। और मॉक में भी कौन सी चीजें अगर आप लगा रहे हो तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि वो हो सकता है कि आपसे नहीं भी बनेगी, बट एग्जाम की सारी चीजें बनेगी हमारे से। तो सबसे पहले अब हमारे पास जब इतने सारे तरीके हैं हमारे को तैयारी, हम स्टार्ट कर सकते हैं इनमें से कोई भी तरीका चुन के, जिसमें से बुक तो मैं हटा ही देता हूं क्योंकि ये आउटडेटेड होता है पूरा मामला। हम किसी पेड बैच में एनरोल कर लेते हैं या फिर हम किसी यूट्यूब की क्लास में भी देख सकते हैं। हम किसी यूट्यूब की क्लास में से ना चीजों को सीख सकते हैं। हम यूट्यूब क्लास पे भी अगर फोकस करें तो हम उससे भी सीख सकते हैं, लेकिन फिर बात यही आ जाती है कि यूट्यूब पे ना मन बड़ा चंचल है हमारा, यूट्यूब पे हम स्टिक नहीं हो पाते। जैसे मान के चलो कि कोई सीरीज आपने स्टार्ट करी यूट्यूब पर, वेटरन के ही चैनल पे आपने स्टार्ट करी, एक सेशन लिया, दो सेशन लिया, अब उसके बाद में ना बोर हो जाते हो। वही बात आ जाती है ना जोश वाली। नोटिफिकेशन है, जैसे ही नोटिफिकेशन है जोश रहेगा, 10-15 दिन फॉर्म फिल होंगे उस तक तो जोश रहेगा, लेकिन जैसे ही हमारी एग्जाम की डेट हमको दिखता है कि थोड़ा सा आगे है, हमको लगने लगता है इस मॉक में कि हमारे मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, हमको इसकी जरूरत नहीं है, हमको इस क्लास की जरूरत नहीं है, हमें नहीं करना, हमारे को तो ये आता है, पहली क्लास करी, दूसरी क्लास करी, आपसे सारे क्वेश्चन बन रहे थे, आपको ये लगता है कि हमारे को सब चीजें आती हैं और हम एग्जाम देने जा सकते हैं, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपकी गलती है भाई। आप अगर किसी टीचर को फॉलो कर रहे हो, आप वेटरन को फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये आपका पर्सनल कॉल है। आप किसी भी टीचर को यूट्यूब पर अगर फॉलो कर रहे हो तो आप जब तक उसे फॉलो कीजिए जब तक आपका एग्जाम नहीं निकल जाता। आप उसका दामन तब तक नहीं छोड़िए जब तक आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो जाता। और ये शर्त आपको अपने आप से लेना पड़ेगी और आपको इसके ऊपर अड़िग रहना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हो खुद से ही ओवर स्मार्ट होके कि नहीं यार मेरे को तो ये चीजें आती हैं, मुझे इस चीज की क्लास की जरूरत नहीं है, तो आपको नहीं पता कि हर एक क्लास में इतनी सारी चीजें सिखाई जा सकती हैं या इतनी सारी चीजें सिखाई जाती हैं, और वो एक सिंगल अप्रोच आपकी मेंस के एग्जाम में या प्रीलिम्स के एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में अगर वो काम आ गई, तो आपके वहां पे अटेम्प्ट बढ़ेंगे, आपके वहां पे मार्क्स बढ़ेंगे, आपकी एक्यूरेसी वहां पे मेंटेन रहेगी। आप जिस क्वेश्चन को आज उठाने से डर रहे हो या जिस भी टाइप के क्वेश्चंस को उठाने से आप डरते हैं, या कुछ जो इनोवेटिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं या जो नए टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उनको उठाने से आप जो डरते हो ना, वो डर का खात्मा होता है जब आप एक सटीक अप्रोच सीखते हो। सीखने के बाद में उसको अप्लाई करना सीखते हो और उसकी बार बार लगातार प्रैक्टिस करते हो। तो सबसे पहला पॉइंट, अगर आपको स्टार्ट करना है प्रिपरेशन, तो अपनी अप्रोच के ऊपर ध्यान रखिएगा। वही सारी चीजें घसीटा वाली मत करना, वही ट्रेडिशनल मेथड, वही जो हम लोग स्टार्टिंग में, साल के स्टार्टिंग में जब कैलेंडर आया था, जब से हमने स्टार्ट किया था, वही हम लोग फिर से एसबीआई में लगा दें और फिर हमारे को वही रिजल्ट मिलेगा जो हमारे को प्रीवियस एग्जाम्स जितने कंडक्ट हुए हैं उनके रिजल्ट में हमारे को देखने को मिला है। वही सेम रिजल्ट हमारे को एसबीआई में भी देखने वाला है, कोई भी बदलाव उसमें नहीं होंगे। वही बात होगी कि सर 0.25 से रह गया, 0.5 से रह गया, सर इतने से रह गया, इसमें सेक्शनल रह गया। एसबीआई में तो खैर सेक्शनल नहीं है, लेकिन तब भी हमारा ओवरऑल में इतने कट ऑफ से रह गया, सर हमारे में इतने अटेम्प्ट हो सकते थे, हम नहीं करके आ पाए, सर वहां पे वो टाइम की वजह से हमारा नहीं हो पाया मामला, सर थोड़ा सा टाइम और मिलता पजल बन गई थी, क्वेश्चन टिक नहीं कर पाए। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, ये बहुत बड़ी चीजें हैं। आप एग्जाम के दिन तक बस उसे याद रखते हो। एग्जाम आपका हुआ, 12 बजे आपकी शिफ्ट एंड हुई, आप आए, आपने एनालिसिस देखा, आपने देखा अरे यार ये वाला क्वेश्चन तो बनाने लायक था, मैंने तो पता नहीं इसको क्यों स्किप कर दिया। अब स्किप कर दिया, अब स्किप क्यों किया हमें ये समझ में नहीं आ रहा है। जैसे एनालिसिस देखा, अगले दिन लग गए, या तो पढ़ने लग गए या थोड़ी सी अपनी नेटफ्लिक्स वगैरह इन चिल किया तुमने, एंड उसके बाद से अगले एग्जाम के लिए तैयारी। और तैयारी कैसी? वही सारी तैयारी घसीटे वाली जो कि हम लोग स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं।
आपने उस एग्जाम को देने के बाद सिर्फ अगर चिंता दिखाई तो सिर्फ उस एनालिसिस वीडियो तक दिखाई, या फिर लोगों से जो सेंटर के बाहर मिले आपको, या जिस ग्रुप से आप जुड़े हो, 1-2 दिन तक आपने उनसे डिस्कस किया, थोड़ा-सा अपने माथा पीटा, थोड़ा-सा कोसा अपने आप को कि यार ये चीज़ हो सकती थी, नहीं हो पाई, कोई बात नहीं, फिर उसके बाद दैट्स ऑल। उसके बाद कोई ध्यान ही नहीं है। वो जो बारीकियाँ थी, वो जो कमियाँ थी, हमने उस कमियों को कभी भरने की कोशिश ही नहीं की। अब जब वो छोटी-छोटी, छोटी-छोटी कमियाँ जब वो बढ़ने लगी ना, तो वो माइंड को स्ट्रेस करने लगी भाई। अब वो जब वो माइंड को स्ट्रेस करने लगी, तो हमारे को समझ में नहीं आया कि अब हम करें क्या? और फिर जैसे ही नोटिफ़िकेशन आया प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ, अब एकदम से हमारे पास मेंस का एग्ज़ाम आ गया और हम उसके लिए प्रिपेयर नहीं है सर। अब बताओ सर 2025 का आप जो कैलेंडर आएगा, उसके लिए बैच कब निकाल रहे हो? या 2025 के लिए सर कैसे पढ़ें? या इंटरनेट पे यूट्यूब पर जाके यही सर्च करोगे, हाउ टू स्टार्ट बैंकिंग एग्जाम इन 2025। तो ये स्थिति ना आए कि आपको उसके बाद मलाल ना हो कि यार हम एग्जाम दे के आए हैं और अब अगले एग्जाम के लिए हम लोग खोजने लग गए हैं या पूरा स्टफ और स्ट्रेटेजी। तो वो एक बहुत अलग चीज होती है यार, वो बहुत दयनीय स्थिति है, आपको उससे बाहर निकलना पड़ेगा और इसके लिए आपको फॉलो करना पड़ेंगी कुछ चीजें। आपको रिजिड रहना पड़ेगा कि भाई मुझे चीजें सीखना है, मुझे अपनी कमियां अपने टीचर के सामने रखना है, उससे डिस्कस करना है, उससे गाइडेंस लेना है। हाँ, लेकिन वो टीचर भी उतना लायबल हो कि वो आपको बताए वो सारी चीजें, वो भी इतना लायबल हो कि वो आपके लिए उतना ही चिंताजनक तरीके से काम करे जितना चिंता में आप हैं। तो वो चीज़ें बिल्कुल परस्पर संबंध में बैठती हैं और तब जाके हमारे को एक बहुत बेहतरीन रिजल्ट दिखते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे जब हो क्या रहा है, अभी मैंने एक छोटा-सा सिनेरियो बताया था, जब मैं एग्ज़ाम देके आया, मेरे से वो क्वेश्चन बना नहीं, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है हमारा क्यूएसएस। आप में से काफ़ी ज़्यादा लोग जो है ना, वो क्यूएसएस को भली-भाँति अभी तक समझे ही नहीं है। अभी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी अगर मैं क्यूएसएस का फुल फॉर्म अभी नहीं बताऊँ, तो कमेंट सेक्शन में बोल देंगे, "सर व्हाट इज़ क्यूएसएस? आपने बताया ही नहीं।" तो अभी भी ऐसे स्टिल स्टूडेंट्स हैं जो कि एग्जाम देने जा रहे हैं और वही ट्रेडिशनल मेथड्स अपने यूज करे जा रहे हैं, वही ट्रेडिशनल हमारी स्ट्रेटेजी चली जा रही है। और उनमें सबसे बड़ा एक जो आपका योगदान होता है वो होता है यूट्यूब पे इन्फ्लुएंसर्स का। उसने एग्जाम निकाला, किसी व्यक्ति विशेष ने 2023 में एसबीआई का एग्जाम निकाला। अब वो अपनी एसबीआई पीओ की स्ट्रेटेजी डाल रहा है कि भाई मैंने ये किया था, मैंने ये किया था, मैंने ये किया था। मैं बोलता हूँ उसने बहुत अच्छा किया था, उसको बहुत बेस्ट विशेस है मेरी तरफ से। आप बहुत अच्छा किए हो, आपने बहुत अच्छा एग्ज़ाम निकाला है, बहुत अच्छे मार्जिन से निकाला है। लेकिन ये 2023 नहीं है, ये 2024 है। दूसरी चीज़, ये वो पर्सन नहीं है जो स्ट्रैटेजी बता रहा है। वो जो स्ट्रैटेजी बता रहा है, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा है। बाकी स्टूडेंट क्या फ़ील कर रहे हैं, उसको नहीं पता। आप क्या फ़ील कर रहे हो, वो उसको नहीं पता। आपके अंदर क्या कमी है, वो उसको नहीं पता। क्या वो जो इन्फ्लुएंसर्स की आप स्ट्रैटेजी जो खोज के देख रहे हो, क्या वो स्ट्रैटेजी आपने उनसे पहले बोला था कि मेरे को सर ये प्रॉब्लम हो रही है, आप इसके ऊपर एक वीडियो बना दीजिए? नहीं। मतलब एक परस्पर गाइडेंस नहीं था, एक परस्पर कन्वर्सेशन नहीं था। अगर वो कन्वर्सेशन नहीं है, अगर वो लैक ऑफ कन्वर्सेशन है और आप सिर्फ ऐसे देख रहे हो कि उस व्यक्ति विशेष की स्ट्रैटेजी आपके ऊपर काम कर जाएगी, तो ये बहुत गलत है भाई। वो नहीं कर सकती। हो सकता है कि 1-2% लोगों के ऊपर वो कर भी जाए, लेकिन हर किसी के ऊपर करेगी उसकी कोई गारंटी नहीं। समझ में आ रहा है? अब जो क्वेश्चन हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं या फिर जो क्वेश्चन हमसे छूट जा रहे हैं, वो क्वेश्चन कैसे छूट जा रहे हैं? जब हम एनालिसिस में देखते हैं या फिर मेमोरी बेस्ड पेपर जब हम देखते हैं आके, तो हमको लगता है यार ये क्वेश्चन तो बनाने लायक था, ये हमसे हुआ क्यों नहीं? तो वहां पे आपकी जो वीकनेस थी ना, वो वीकनेस थी क्यूएसएस की। क्यूएसएस का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन सिलेक्शन स्किल। आपके पास में क्वेश्चन सिलेक्शन स्किल नहीं थी भाई। आपको क्वेश्चन सिलेक्ट करना नहीं आते थे। इस बार अगर आपने ध्यान दिया होगा, मैंने एनालिसिस वीडियो किया है, सेल्फ गिवन एनालिसिस वीडियो किया है, मैंने मेमोरी बेस्ड पेपर भी डाला है, मैं एग्जाम भी देने गया हूं, मैं हर एक एग्जाम देने जाता हूं और मैं यही सारी चीजें एग्जाम से जब दे के आता हूं ना, तो यही सारी चीजें मैं निकालता हूं और फिल्टर आउट करता हूं कि एक स्टूडेंट की क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। और उसमें से सबसे बड़ी जो समस्या होती है ना, वो यही होती है कि हमें एग्जाम सेंटर में जब हम एग्जाम दे रहे होते हैं, हमें समझ में नहीं आता हम कौन सा क्वेश्चन करें, हम कौन सा क्वेश्चन नहीं करें। हम जो क्वेश्चन उठा रहे हैं उसमें हम स्टक हो जा रहे हैं और जो नहीं कर रहे हैं, बाद में हमें आके पड़ता है कि यार ये भी क्वेश्चन आया था क्या एग्जाम में? क्या हमारे एग्जाम में सिलॉक्स भी था क्या? क्या हमारे एग्जाम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी थी क्या? और जब हम आते हैं तो हमारे को अपने ऊपर कोसने का मन करता है कि यार हम उस क्वेश्चन में क्यों फंसे रह गए, उस पजल में क्यों फंसे रह गए, काश नहीं फंसते तो आगे के सिलॉक्स के 3 या 4 क्वेश्चन जो दिए गए थे वो हम कर लेते। और हमारा इस पजल में जो टाइम वेस्ट हुआ है, उसमें हमारे को मिला कुछ भी नहीं। लेकिन अगर हम थोड़ा-सा आगे बढ़ के देखते, तो कहीं न कहीं हमारे वो क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाते और आज मेरा सिलेक्शन हो गया होता, क्योंकि मैं 0.5 से आउट हो चुका हूँ। तो ये स्थिति कैसे आती है और ये क्यों आती है और इसको ओवरकम किस तरह से किया जा सकता है? इसको आप कर सकते हो क्यूएसएस लगा के, यानी कि आपको क्वांट और रीजनिंग में क्यूएसएस लगाना सीखना पड़ेगा। क्यूएसएस आल्सो द पार्ट ऑफ द योर अप्रोच। आप सबसे पहले क्यूएसएस लगाइए। क्यूएसएस में किस तरह से क्वेश्चन सिलेक्ट करना होता है, वो सारी चीजें मैं आपको सिखाता हूँ।
सारी चीजें मैंने प्रीवियसली जितने भी पेड बैचेस हुए हैं उसमें सिखाई है। आगे जो भी पेड बैचेस होंगे उसमें भी मैं इसके पर्टिकुलरली क्लासेस और स्लॉट्स रखूंगा, जिसमें कि आपको वो क्यूएसएस वाली जो टेक्निक्स है वो लगाना सिखाऊंगा, और आपको ये बताऊंगा भी कि आप कैसे इसका यूज कर सकते हो। तो जब एग्जाम देके आप आओगे ना, तो आप खुद से ये चीज फील करोगे कि भाई क्यूएसएस ने बहुत बड़ा रोल अदा किया है आपके एग्जाम में। काफी लोगों ने इस बार मेंस का जो एग्जाम देके आए उन्होंने भी बोला ये चीज। उन्होंने बोला क्या, उन्होंने उस तरह मतलब क्यूएसएस टेक्निक का यूज करके काफी नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट किए हैं। वही बात आ जाती है ना कि एग्जाम में हम जो स्टक हो जाते हैं क्वेश्चन में, क्यूएसएस वो स्टक होने वाली चीज को पूरी तरह से मिटा देता है। तो अगर आप क्यूएसएस लगाना सीख जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो आपका आगामी आईबीपीएस सॉरी एसबीआई पीओ का और एसबीआई क्लर्क का हमारे पास जो एग्जाम आएगा ना, उसमें आपके प्रीलिम्स में और मेंस में बहुत ज्यादा सहायता करेगा। फिर जैसे ही आप क्यूएसएस लगा लेते हो, तो पर्टिकुलर उन क्वेश्चंस की आपको एक अप्रोच पता होना चाहिए जो कि आप क्लासेस में सीखोगे। और क्लासेस में क्यों सीखोगे वो भी मैं आपको बताता हूं। तो तीसरी चीज हमारी यही आ जाती है कि हमको क्लासेस की जरूरत क्यों है भाई। तो क्लासेस, देखो क्लासेस दो तरह से आपको मिलती हैं भाई। एक क्लास आपको मिलती है यूट्यूब पर, ठीक है, और एक क्लास मिलती है आपको पेड पर। मैं पेड की बहुत ज्यादा बात अभी नहीं करूंगा, मैं यूट्यूब की बात अभी कर रहा हूं, है ना। पेड की बहुत ज्यादा बातें नहीं करूंगा मैं, क्योंकि काफी लोगों को ऐसा लगता है ना कि पेड बैच ले लिया तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। नो, पेड बैच ले लिया तो अब आपको और जिम्मेदार होना पड़ेगा दोस्त। जो जिम्मेदारी आप यूट्यूब पर रह के नहीं कर सकते थे ना, क्योंकि यूट्यूब पर मैं लाइबल नहीं हूं। आप आते हो तो अच्छी बात है, नहीं आते हो तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता भाई। पेड बैच में इसका विपरीत होता है। आप अगर आते हो तो आप सीखोगे, लेकिन आप नहीं आते हो तो मैं भाई जबरदस्ती आपको फोन करके, मैसेज करके, मेल करके, कुछ भी करके बुलाऊंगा, क्योंकि आपने वहां पे इन्वेस्ट किया है भाई। अब आपने इन्वेस्ट अगर किया है तो वो पैसे फालतू के तो नहीं थे। पैसे फालतू के नहीं थे तो अब आपको आना पड़ेगा वहां पे। आपको जिम्मेदारी से ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ाई करना पड़ेगी। आपको वहां पे प्रॉपर गाइडेंस दिया जाएगा। वहां पे आपसे 1-to-1 कॉल की जाएगी। वहां पे आपसे क्यूएसएस टेक्निक किस तरह से लगाते हैं मैं आपको खुद वहां पे लगवाता हूं, खुद आपको बताता हूं। और जो आपकी कमियां हैं वो आप मुझे बताइए, तब मैं उसके ऊपर काम कर पाऊंगा और आपको वो समझा पाऊंगा कि वो कमियां कैसे पूरी कर सकते हैं। तो पेड थोड़ा सा हमारा डिटेल हो जाता है और एक व्यक्ति विशेष चीज हो जाती है पेड में, इसलिए पेड थोड़ा सा मैं अलग रख रहा हूं। अभी मैं यूट्यूब की बात करता हूं। अब यूट्यूब की क्लासेस क्यों जरूरी है, मैं अपना बोल सकता हूं, बाकी चैनल का, बाकी लोगों का मुझे नहीं पता भाई वो किस तरह से करते हैं। मेरा काम है यूट्यूब पे किस तरह से होता है और आपको किस तरह से ये फायदा दे सकता है वो मैं बताता हूँ। काफी लोगों को ऐसा लगता है कि यार यूट्यूब पर क्लासेस सिर्फ इसलिए होती हैं कि पेड का प्रमोशन हो सके। ठीक है, अच्छी बात है, बिल्कुल होती है भाई। मैं भी तो एक अपना काम ही कर रहा हूँ ना, ये भी तो मेरी एक जॉब है ना यार। समझ में आ रहा है? आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसका मोटिव क्या है? आपको जॉब चाहिए ना यार, आपको भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए ना यार। तो ये भी मेरी एक जॉब है। मैं मान सकता हूं कि ये एक एक्सपेक्ट है कि मेरे को व्यूज मिलेंगे या फिर जो भी सारी चीजें, लेकिन सब कुछ व्यूज नहीं है भाई। मेरा जो काम है वो कहीं ना कहीं आपके काम के साथ में चल रहा है और आपका जो काम है वो मेरे काम के साथ में चल रहा है। तो हमारा परस्पर अगर इस तरह से कनेक्शन है ना, तो हमारा फिर 1-to-1 कनेक्शन भी होना जरूरी है। यूट्यूब की क्लासेस जो है वो इसलिए जरूरी है क्योंकि जब कोई स्टूडेंट एक मॉक टेस्ट लगा रहा है, ठीक है। अब मॉक टेस्ट मैंने आपको बताया कि रेलेवेंसी के साथ में तो थोड़ा सा खिलवाड़ करते ही करते हैं, लेकिन स्टूडेंट की जो थोड़ी सी थिंकिंग होती है ना मॉक टेस्ट को लेकर, वो बदल नहीं रही है। वो काफी समय से ना सिंपल एक ही डायरेक्शन में चल रही है। मैंने एक मॉक टेस्ट ले लिया, सोन करीबन 250-300 रुपए का ले लिया मैंने। और मेरे उसमें वही मार्क्स आ रहे हैं, मेरे 35-36 मार्क्स आ रहे हैं, 40-50 मार्क्स आ रहे हैं मेरे मेंस वाले सेक्शन में, मेंस वाले स्टेज में। और मुझे लग रहा है यार मेरे तो मार्क्स बढ़ ही नहीं रहे हैं, क्योंकि वो मॉक आपको रेलेवेंट कंटेंट नहीं दे रहा है भाई। एग्जाम में ऐसा हो ही नहीं रहा है। मॉक टेस्ट में आप यूजुअली अभी जितने भी मॉक टेस्ट अवेलेबल है ना आपके इंटरनेट पर ऑनलाइन, वो सारे के सारे मॉक टेस्ट आपके ऐसे हैं जो कि इररिलेवेंट कंटेंट दे रहे हैं। अब वो इररिलेवेंट कंटेंट मैं क्यों कह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि वो मॉक खराब है, मॉक गलत नहीं है। मॉक की आप प्रैक्टिस करो, लेकिन मॉक से ही सीखो ये गलत है। मॉक यूज किए जाते हैं जब आप पूरा सीख जाते हैं चीजों को, आप अप्रोच सीख गए हो, आप क्यूएसएस लगाना सीख गए हो। और एक फंडा और भी है, वो अभी जब मैं बैच लॉन्च करूंगा एसबीआई का उसके बारे में मैं तब बताऊंगा। तो वो सारी चीजें जब आप सीख जाते हो ना, तो उसके बाद में आपको मॉक टेस्ट लगना है, ठीक है। अब वो तीसरा फंडा क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। अप्रोच क्यूएसएस के अलावा जो फंडा है ना वो मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद जब आप ये सारी चीजें सीख जाते हो ना, तब आपको मॉक टेस्ट देना है। तब आपको क्लियर होता है कि भाई चलो अब मेरे जो भी क्वेश्चन छूट रहे हैं ना, या जो भी क्वेश्चन यहाँ पे मेरे से नहीं बन रहा है ना, वो कहीं ना कहीं एग्जाम रेलेवेंट नहीं है। आपको ये खुद से समझ में आना चाहिए, क्योंकि जब आपको ये खुद से समझ में आएगा ना, तो आप अंडर कॉन्फिडेंट फील नहीं करोगे। जब आपको ये चीजें खुद से समझ में नहीं आती है ना, तब आप अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हो, और वही उसका रिफ्लेक्शन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। वो छोटा छोटा पैनिकनेस, वो नर्वसनेस, एग्जाम के पहले वो हाय तौबा, एग्जाम के पहले वो हाथ पैर फूलना, एग्जाम सेंटर में क्या आ जाएगा, कैसे आ जाएगा, स्टक हो गए, ये सारी जो चीजें हैं ना, ये उसी का इफेक्ट होता है भाई।
तो आपको इन सारी चीज़ों से अगर बचना है, तो आपको सबसे पहले अपनी 2-3 चीज़ों पे ध्यान रखना है। एक तो अपना अप्रोच, एक क्यूएसएस और एक और मैं अभी आपको बताता हूँ वो। इन चीज़ों के ऊपर अगर आपने काम करना चालू कर दिया, क्योंकि देखो आ सबको रही है चीज़ें, मैंने आपको पहले ही बताया, जो आईबीपीएस पीओ का हमारा 2024 का मेंस हुआ एग्ज़ाम और जो हमारा आरआरबी पीओ का मेंस का एग्ज़ाम हुआ, इवन इन दोनों के जो क्लर्क के मेंस के एग्ज़ाम हुए, इन दोनों चारों एग्ज़ाम में जो सिमिलैरिटी है ना, वो मैंने एक ही चीज़ देखी कि पेपर हमारा डिफिकल्ट नहीं हो रहा है। पेपर हमारा मॉडरेट साइड में आ रहा है, पेपर हमारा डुएबल साइड में आ रहा है, लेकिन वहां पे आपको एक अच्छे तरीके से क्वेश्चन सिलेक्ट करना है। एग्जामिनर आपको पूरे क्वेश्चन करने के लिए बुला ही नहीं रहा है, क्योंकि उस टाइम लिमिट में वो पूरे क्वेश्चन हो भी नहीं सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन अच्छे से सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन अच्छे से सिलेक्ट करने के बाद आपको एक अच्छी या सटीक अप्रोच लगाना है। अब आपके जो क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी बात यही आ जाती है, आप अपने आप के जो क्वेश्चन है वो अच्छे से सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हो, और जो सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हो किसी भी क्वेश्चन पे रैंडमली अगर आप जा रहे हो और उसमें अप्रोच कुछ भी लगा दे रहे हो, तो उस वजह से आपके सिलेक्शन रुक रहे हैं, या फिर उस वजह से आप रियल एग्जाम में बैठे-बैठे उस रियल टाइम में स्टक हो रहे हो। समझ में आया? तो आपके कांसेप्ट की वजह से आपके एग्जाम नहीं निकल रहे हैं। आप अपने तौर तरीके को नहीं बदल रहे हो, आप वही ट्रेडिशनल तरीके से तैयारी कर रहे हो। मॉक डिफिकल्ट हो जाते हैं क्योंकि कैलकुलेटिव चीजें आ जाती हैं। जैसे अभी जो हमारे एग्जाम हुए आईबीपीएस पीओ का मेंस का जो एग्जाम हुआ, इसमें क्वांट में मैंने देखा, मैंने पेपर अटेम्प्ट करवाया आपको, क्वांट में मैंने देखा और इवन स्टूडेंट्स को भी सामने साझा किया कि भाई देखो यार, इसमें जो चीजें आ रही है ना, इसमें कैलकुलेटिव चीजें नहीं आ रही हैं। कैलकुलेटिव नहीं है, बस इसको लॉजिकली आपको समझना है, इसमें एक सटीक अप्रोच आपको लगाना है। ये पर्टिकुलर सेट ऑफ डीआई कहां से स्टार्ट होगा, किस तरह से इसको इंटरप्रेट किया जाएगा, किस तरह से इसको पढ़ा जाएगा, किस तरह से इसको पढ़ने के बाद एनालाइज किया जाएगा, देन फिर इसको अटेम्प्ट करना है। वो जो एक तरीका है, वो जो एक सीक्वेंस है, कहीं ना कहीं उस सीक्वेंस में कमी है दोस्त। आपको वो चीज सीखना पड़ेगी। तो मैं आपको एक वादा करके जाता हूं कि ये जितनी भी ये जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, उनको मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन आपको मेरे से एक वादा करना पड़ेगा कि आप उस चीज को सीखेंगे बिल्कुल तसल्ली से और बिल्कुल टाइम देके। आपको कंटिन्यू रहना पड़ेगा। जिस भी क्षण आपको, अगर आपके दिमाग में ये बात आ रही है कि नहीं यार मेरे को तो जरूरत नहीं, मेरा तो हो गया, मेरे को तो ये चीज आती है, तो वो कहीं ना कहीं वो आपका ओवर कॉन्फिडेंस आपको खा जाएगा और वही आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा उसका इम्पैक्ट। तो ये चीज नहीं आना चाहिए। आपका जब तक एग्जाम नहीं निकल रहा है, आप आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरा यूट्यूब का मामला क्या है, अब जैसे देखो यूट्यूब के लिए मैंने आपको बताया था, यूट्यूब का मेरा मामला क्या है वो मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूं। मैं बात करता हूं बिल्कुल रेलेवेंट कंटेंट की। ठीक है, रेलेवेंट कंटेंट जो हमारा एग्जाम में पूछा जा रहा है, यानी कि एग्जाम लेवल का कंटेंट जो कि डिफिकल्ट होता है, मैं मानता हूं, कई मायनों में मैं मानता हूं कि डिफिकल्ट होता है। तो एग्जाम में हमारे पास सारे क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं होते हैं, कुछ क्वेश्चंस डुएबल होते हैं और बहुत कुछ क्वेश्चन हमारे डिफिकल्ट होते हैं। तो वो जो बहुत कुछ क्वेश्चन हमारे डिफिकल्ट होते हैं ना, वही हमारे क्यूएसएस में आउट हो जाते हैं। अब वो हमारे को स्किल आएगी, हम तब ना आउट कर पाएंगे। मेरे को कार चलाना नहीं आती, लेकिन मन कर रहा है कि भाई मैं तो चला लूंगा, मुझे लगता है कि मैं चला लूंगा क्योंकि लोगों को चलाते देखा है, वो कर रहे हैं, तो मैं भी कर ही लूंगा ना यार। मैंने देख लिया, मैंने यूट्यूब पर वीडियो देख लिया कि कार कैसे चलाई जाती है, ये एक्सीलेटर है, ये ब्रेक है, ये हमारा क्लच है, ये गियर हमारे ऐसे डलते हैं, ये डल गया, मैनुअल ले ली तो मैनुअल में एक्सीलेटर दबाना है, ब्रेक दबाना है, बस हमने देख लिया। लेकिन मेन है वो स्किल, समझ रहे हो? तो आपको उसे सीखना पड़ेगा। आप किसी को देख के नहीं समझ सकते हो वो चीज़। आपको एक रेलेवेंसी के साथ में पहले खाली रोड पे चलाना सीखना पड़ेगा, फिर आपको मोड़ना सीखना पड़ेगा, फिर बैक करना सीखना पड़ेगा, फिर साइड काटना सीखना पड़ेगा, फिर आपको मिरर यूज़ देखना पड़ेंगे। तो काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स होते हैं जिससे कि आप एक परफेक्ट ड्राइवर या फिर परफेक्ट राइडर बन सकते हो बाइक के। सेम कहानी यहाँ पे भी होती है कि जब आप एक परफेक्ट खिलाड़ी बनना चाहते हो ना एग्जाम में, तो आपको रेलेवेंट चीज़ करना पड़ेगी। रेलेवेंट यानी कि जो आपसे एग्जाम में पूछी जा रही है। आपसे एग्जाम में पूछा जा रहा है कुछ और, आप तैयारी कर रहे हो कुछ और, तो ये तो बहुत गलत हो गया ना यार। तो यूट्यूब पर मैं यहाँ पे रेलेवेंट कंटेंट आपको दूंगा। अब इसमें मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ऐसा नहीं है कि मॉक वाले हमें रेलेवेंट कंटेंट दे नहीं सकते, वो बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन नहीं दे पाते हैं, उसका रीजन है भाई। मॉक में ऐसा लगता है उनको कि जो मेंस के एग्जाम होते हैं वो डिफिकल्ट होते हैं, नो डाउट होते हैं डिफिकल्ट, लेकिन वो डिफिकल्ट हमारे लॉजिकल एस्पेक्ट में होते हैं, वो कैलकुलेशन के एस्पेक्ट में नहीं होते हैं, है ना? वो लेंथीनेस के एक्सपेक्ट में नहीं होते हैं। लाइक पजल दे दिया, बहुत सारा पजल भर दिया, उसमें सिटिंग अरेंजमेंट भी डाल दिया, उसमें ब्लड रिलेशन भी डाल दिया, उसमें पता नहीं क्या-क्या कुछ डाल दिया। खिचड़ी सी बना दी, उसमें सब कुछ है, हर एक मसाला है उसमें। मतलब मैगी बनती है ना, मैगी के अलग-अलग प्रकार, उसमें मैगी में ब्लड रिलेशन डाल दी, मैगी में ये डाल दिया, मैगी बना के दे दी, लो भैया खा लो मैगी। तो वैसा नहीं है भाई। आपको समझना पड़ेगा, जो एग्जाम में हमारे पास पजल्स आ रही हैं, डीआईज आ रही हैं, फिर अरिथमेटिक के क्वेश्चंस आ रहे हैं या फिर कोई भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो रेलेवेंट आ रहे हैं भाई, वो डुएबल आ रहे हैं, वो कैलकुलेटिव नहीं आ रहे हैं, वो ऐसे कुछ भी मिश्रण नहीं आ रहा है उसमें कि कुछ भी मिक्स करके डाल दिया। आपको वो सारी चीजें बनाना आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको ये रेलेवेंट कंटेंट की जो बात कर रहा हूँ ना, मैं उसी रेलेवेंसी की बात कर रहा हूँ।
अब मॉक वाले ये दे सकते हैं। अब देखो, अगर मुझे भी अगर दिन के 1000-2000 क्वेश्चन बनाना हो ना, तो मैं भी रेलेवेंट कंटेंट नहीं दे पाऊंगा आपको, क्योंकि मैं उसकी निगरानी नहीं कर पाऊंगा ना। लेकिन अगर मेरे को दिन के 20, 40 या 50 क्वेश्चन देना होंगे ना, 20 क्वेश्चन मान के चलो मैंने यूट्यूब पर करा दिए, 30-40 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन मैंने पेड में करा दिए, तो अब मैं इन क्वेश्चन की निगरानी कर सकता हूं। अगर मुझे लगेगा कि यार ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव जा रहा है, ये एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, एग्जाम की रेलेवेंसी इसमें मैच नहीं कर रही है, तो मैं इस क्वेश्चन को हटा के मैं दूसरा क्वेश्चन बनवाऊंगा या खुद से बनाऊंगा। क्योंकि आप स्टूडेंट के दिमाग में फीड क्या कर रहे हो, और एक स्टूडेंट उस चीज से सीख क्या रहा है, उन चीजों का बड़ा यूज होता है भाई, उन चीजों की बड़ी महत्वता है। समझ रहे हैं आप? तो मॉक में यही सारी चीजें होती हैं कि मॉक में नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। एक पूरा एक तरीके से उसमें ठेका टाइप का दे दिया जाता है कि भैया चलो हमारे को इतने क्वेश्चन बनाना है, हमारे को 10 मॉक टेस्ट सीरीज निकालना है। 10 मॉक टेस्ट सीरीज में हमारे पास 10 क्वांट के सेक्शन रहेंगे। एक क्वांट के सेक्शन में 35 क्वेश्चन होते हैं, हमारे को 350 क्वेश्चन दे दो, 350 क्वेश्चन ये आ गए, हमने 35 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 सेट कर दिया, खत्म हो गया ना मॉक। अब आप उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो। अब वो एग्जाम के लिए रेलेवेंट है या नहीं, आई डोंट नो। लेकिन जब एग्जाम होता है ना, तो एग्जाम परस्पर कनेक्ट होता है तुम्हारा रीजनिंग के साथ में इंग्लिश, और इंग्लिश के साथ में क्वांट। क्वांट अगर थोड़ा सा हाई लेवल का आ रहा है तो रीजनिंग बैलेंस किया जाएगा, रीजनिंग थोड़ा हाई लेवल आ रहा है तो क्वांट बैलेंस किया जाएगा। और दोनों अगर सेम लेवल के आ रहे हैं तो दोनों के अंदर जो हमारे पास पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं उसको हाफ हाफ बांटा जाएगा, कुछ डुएबल कुछ डिफिकल्ट, तो वहां पे आपकी अप्रोच और क्यूएसएस काम में आता है भाई। तो हमारे को ये चीजें भी सीखना पड़ेंगी, समझ में आ रहा है? इसलिए मैं ज्यादा इंफेसाइज कर रहा हूं इन दोनों चीजों के ऊपर। तो हम स्टार्टिंग से ही क्यों ना रेलेवेंट कंटेंट पढ़ें। अब रेलेवेंट कंटेंट पढ़ने के फायदे क्या हैं भाई? अब इसके फायदे सुन लो। फायदे ये हैं कि अभी जैसे दिसंबर चल रहा है, दिसंबर के एंड में भी नोटिफिकेशन आ सकता है, जनवरी में भी आ सकता है। जब हम एक रेलेवेंसी के साथ में पढ़ेंगे ना, तो कहीं ना कहीं हम चीजें सीखेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड सारी चीजें हमें पता होंगी कि किस तरह से पूछी जाती है और किस तरह से इसे अप्रोच करना है। जब हम ये सारी चीजें एक सही समय पे सीखेंगे ना, तो हमारे पास बाकी सब्जेक्ट पढ़ने का समय होगा। अदरवाइज होगा क्या? हम इररिलेवेंट कंटेंट लगा रहे हैं मॉक में, हमें लग रहा है कि हमें ये चीज नहीं आ रही है, हम फिर उसके अंदर डीप में जाके फिर उसको डिटेल में पढ़ रहे हैं, हम यही सब करते रह जा रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट हमारे हैम्पर हो रहे हैं। तो आप अगर एक रेलेवेंट कंटेंट पढ़ोगे ना, तो उसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप सारे सब्जेक्ट्स पे फिर ध्यान दे सकते हो। आप क्वांट रीजनिंग पढ़ रहे हो, उसमें रेलेवेंसी के साथ में पढ़ रहे हो, हाँ भाई इतना इतना पूछा जाता है, इतना इतना इस तरह से होता है भाई, इतना इतना ऐसे ऐसे करते हैं भाई। उसके बाद में अब हमारे पास जो समय बचा है, हम जीए को देंगे भैया अपना, इंग्लिश को देंगे भैया अपना, और डिस्क्रिप्टिव जो हमसे पूछा जाता है पीओ मेंस में, हम उसके ऊपर भी ध्यान देंगे। और साथ ही साथ में कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा आगे के जो स्टेजेस हैं मेंस के बाद में, हम एक कॉन्फिडेंट तरीके से वहां पे फिर इंटरव्यू के लिए भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। या इंटरव्यू नहीं भी है तो मेंस को निकलने के बाद हमारे को मलाल नहीं है कि अब हम बैठे हैं सर, हमारे को अब 2025 के लिए गाइडेंस दे दो, या 2025 में पहला एग्जाम आपने दिया अगस्त जुलाई में, या जब भी वो कंडक्ट कराया गया, हमने वो एग्जाम दिया, वही ट्रेडिशनल मेथड से चलते चलेगा 7-8 महीने, उसके बाद एग्जाम दिया, वो एग्जाम बेकार हो गया, अब हम बैठे हैं कि सर हमें अगला जो एग्जाम है आईबीपीएस पीओ का, या फिर क्लर्क का, या फिर आरआरबी पीओ क्लर्क या एसबीआई, उसकी स्ट्रेटेजी बता दो। तो हम ये कब तक करते रहेंगे यार? ये चीजें हमारी खत्म ही नहीं होंगी। हमें ये चीज समझना पड़ेगी यार, कि अगर हम रेलेवेंसी के साथ में पढ़ेंगे, तो कहीं न कहीं फ़ायदा हमारा है। हमको पता है भाई इसमें इतनी चीज़ें पूछी जाती हैं, इसमें ऐसे-ऐसे हम लोगों ने पूरी सारी चीज़ें टैकल कर ली हैं, इसमें इतना करना होता है, दैट्स ऑल। अब हम फ्री हैं बाकी सब्जेक्ट पढ़ने के लिए। हम कॉन्फिडेंट हैं, जिस समय हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं ना, उस समय हम वो नर्वसाई नहीं हुई है। हमें पैनिक अटैक नहीं पड़ रहा है वहाँ पे कि भैया क्या हो गया यार, ये क्वेश्चन तो बन ही नहीं रहा मेरे से। ये क्वेश्चन ऐसा कैसे आ गया? मेरे तो 15 मिनट लेके चला गया इनपुट आउटपुट। ये डायरेक्शन सेंस, छोटा-सा डायरेक्शन सेंस, इसमें कोड वाला डायरेक्शन सेंस था, ये सर मेरे 20 मिनट लेके चला गया। तुम समझ रहे हो कितनी बुरी स्थिति है ये, जिस समय आप एग्जाम दे रहे हो और उस एग्जाम के लिए आप पूरे 1 साल से इंतजार कर रहे थे, और उस एग्जाम में एक छोटा सा क्वेश्चन जिसकी पता नहीं कितनी तुमने प्रैक्टिस कर रखी है, जाने कितने बार तुमने मॉक में लगा रखा है, और वो क्वेश्चन में तुम 15-20 मिनट लेके बैठे हो। कितनी बुरी स्थिति है ये? कैसे ओवरकम करोगे? उसके बाद के जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना, या उसके बाद जो भी सेक्शंस होंगे ना, वो सारे बर्बाद होंगे। यानी पेपर तुम्हारा उसी समय बर्बाद हो चुका है, यानी पेपर तुम्हारा उसी समय तुम्हें पता पड़ चुका है कि ये मैं आउट हो रहा हूं इस पेपर में। और आप तब भी पता नहीं किस होश में कैसे करते हो और कैसे सोचते हो कि नहीं मेरा हो जाएगा, और फिर अगले एग्जाम में जब बाहर आ रहे हो आप, तो आप अपनी गलतियों पे इतनी बुरी तरह से पर्दा डालते हो ना कि उसको देखने की कोशिश ही नहीं करते हो। आपको ये लगता है कि मेरी गलतियां अगर मुझे कोई दिखाएगा तो मैं हर्ट हो जाऊंगा। आप स्टूडेंट हो कि क्या हो यार? आपको ये समझना पड़ेगा यार। आपको ये बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि आपको मोटिवेट अगर कोई कर सकता है ना, तो वो आपकी प्रिपरेशन कर सकती है, आपके खुद की तैयारी कर सकती है, आपकी खुद की अप्रोचेस आपको मोटिवेट कर सकती हैं, आपके खुद के तौर तरीके आपको मोटिवेट कर सकते हैं, और वही मोटिवेशन के साथ आप जाके वहां पे एग्जाम दे सकते हो यार।
वहां पे कोई बचाने नहीं आएगा तुमको। हाँ, हो सकता है कि एग्जाम के बाद में आपको मेमोरी बेस्ड पेपर, एग्जैक्ट पेपर मिल जाए वहां पे बाहर आके, कोई ना कोई यूट्यूब पे करा ही देगा, लेकिन उसमें आपने क्या कर लिया, क्या हुआ आपका फायदा? आप अगले एग्जाम में तो वही तैयारी करके जाने वाले हो, आपने अगले एग्जाम के लिए कहो तैयारी चालू भी कर दी हो अभी तक आपने, और उसी तरीके से चालू कर दी होगी जिस तरीके से बाकी एग्जाम दिए। क्या आपका आईबीपीएस पीओ का एग्जाम या आरआरबी पीओ का एग्जाम या जो भी एग्जाम हमारे रिसेंट टाइम में हुए हैं, क्या आपकी इच्छा अनुसार वो मेंस के एग्जाम गए हैं? जवाब है ना। अगर वो आपकी इच्छा के अनुसार गए हैं तो वो करीबन करीबन 2 या 3% ही स्टूडेंट होते हैं जिनके इच्छा अनुसार एग्जाम जाते हैं। और अगर आपके इच्छानुसार एग्जाम नहीं गए तो क्या आपके अंदर से एक वो आवाज नहीं आई कि क्यों नहीं जा रहे हैं? मैं भी तो एक एज अ स्टूडेंट इतने सालों से तैयारी कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि यार मैं भी जब एग्जाम दे के आऊं तो मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट फील करूं, या जब मैं एग्जाम देने जाऊं या पूरे इंटायर टाइम ऑफ द पीरियड जिस टाइम पे वो एग्जाम चल रहा है मैं उस समय अपना मोटिवेट फील करूं। यार किसी क्वेश्चन में फंस भी जाता हूं तो मुझे तरीका पता है कि मुझे कैसे मोटिवेट होना है। क्वेश्चन स्वाभाविक है आप में स्टक हो गए, ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे कि मैं स्टक हो ही नहीं सकता, हर एक स्टूडेंट स्टक होता है, लेकिन उस स्टक होते हुए क्वेश्चन को कैसे ओवरकम कर रहे हो आप उस सिचुएशन से ना, वो सबसे ज्यादा बड़ी मैटर करती है बात। क्या आप इन सब चीजों को सीखना नहीं चाहते हो? क्या आप इन सब चीजों को बदलना नहीं चाहते हो? तो आपको ये बदलना पड़ेगा और अभी से बदलना पड़ेगा। रेलेवेंट पढ़ना चालू कर दो, रेलेवेंट कंटेंट पढ़ना चालू कर दो, खासकर क्वांट और रीजनिंग में। अननेसेसरी चीजें मत पढ़ो, ओवर मत करो, ओवरडोज मत लो इन चीजों का, क्योंकि ओवरडोज करोगे ना तो आपको कोई ना कोई चीज ऐसी दिखेगी जो आपसे नहीं बन रही है। आप एग्जाम रेलेवेंट चीजें बनाओगे ना तो आपसे सारी चीजें बनेंगी भी, और आपको एक कॉन्फिडेंस फील करोगे कि नहीं यार मैं एग्जाम के लिए तैयार हूं। और अब मैं उन कमजोर सब्जेक्ट पे, जैसे अगर मैं दिसंबर से तैयारी करता हूँ क्वांट एंड रीजनिंग की एक रेलेवेंसी के साथ में, एक सही अप्रोच क्यूएसएस के साथ में, और कंटेंट भी मेरे पास रेलेवेंट है जो एग्जाम में पूछा जाता है, तो मेरा क्वांट एंड रीजनिंग में तो मोटिवेशन आएगा ही आएगा। लेकिन अब मेरे पास एक प्रॉपर टाइम है जिसमें मैं अदर सब्जेक्ट पढ़ सकता हूँ यार, जो मेरे कमजोर सब्जेक्ट है। या आपका कमजोर अगर क्वांट सब्जेक्ट है तो अब मैं क्वांट को बहुत टाइम दे सकता हूँ, या इंग्लिश कमजोर है या फिर जीए कमजोर है तो अब मैं जी को टाइम दे सकता हूँ। जीए में क्वेश्चन ना अटेम्प्ट होने का रीजन भी तो यही है, हमारे पास समय ही नहीं रहता है, या समय रहता है तो हमारे को कहीं ना कहीं ये लगता है कि यार उसमें ना हो जाए कुछ गड़बड़, उस सेक्शन में ना हो जाए जिसको हम पूरे साल भर से पढ़ते हुए आ रहे हैं क्वांटम रीजनिंग को। तो आप एक रेलेवेंसी के साथ में पढ़िए, और मैं इसके लिए जो क्लासेस लगा रहा हूं वो यूट्यूब पर मैं आपको क्लासेस लगा देता हूं भाई। यूट्यूब पर मैं आपको कुछ सीरीजेस दे दूंगा जहां पे आपको रीजनिंग के लिए और क्वांट के लिए कंटेंट मुहैया कराया जाएगा, लेकिन मैं आपको इधर पे आश्वासन देता हूं कि कंटेंट मैं आपको एग्जाम रेलेवेंट ही कराऊंगा। आपको हो सकता है कि देखने में इजी लगे, भैया सर इतनी इजी चीजें आती हैं, तो हाँ, जो एग्जाम में चीजें आती हैं मैं वही कंटेंट यहां पे आपको करवाऊंगा, लेकिन वादा आपको करना पड़ेगा कि आप इसे फॉलो करोगे तो आपको फायदा मिलेगा। अगर आप इसे फॉलो नहीं करोगे तो आपको फायदा नहीं मिलने वाला है। यूट्यूब भटकाने का क्षेत्र है, यूट्यूब भटकाने का प्लेटफॉर्म है। आप मेरा वीडियो देखते देखते कुछ नीचे वीडियो देखेगा आपको फीड में, आप वहां चले जाएंगे, वहां चले जाएंगे, उससे फिर दूसरा वीडियो देखेगा वहां चले जाएंगे, तीसरा वीडियो देखेगा वहां चले जाएंगे, नोटिफिकेशन आ गया वहां चले जाएंगे, रिजल्ट आउट हो गया वहां चले जाएंगे। तो ये शाखाएं आपकी बढ़ती रहेंगी। आपको स्टिक रहना पड़ेगा। आपका मेन एजेंडा क्या है, आपका मेन मोटिव क्या है, एग्जाम क्लियर करना या फिर नोटिफिकेशन देखना? आपका मेन मोटिव क्या है, एग्जाम क्लियर करना या फिर रिजल्ट देखना? रिजल्ट उस क्लास के बाद में भी देखा जा सकता है, नोटिफिकेशन उस क्लास के बाद भी देखा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि वो नोटिफिकेशन अगर आपने अभी तत्काल प्रभाव से नहीं देखा तो वो ऊर्ध्वपातित हो जाएगा, ऐसा भी नहीं होगा ना, वो वहीं रहेगा। तो आपको ये चीज समझना पड़ेगी, आपको रिजिड स्टिक रहना पड़ेगा अपने प्लान्स के ऊपर, अपनी चीजों के ऊपर, और आपको जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हो उसको फॉलो तब तक कर रहे हैं जब तक आपका एग्जाम नहीं निकल रहा है। तो यूट्यूब पर मैं सीरीज लेके आऊंगा रीजनिंग एंड क्वांट की, जिसमें आपको मैं रेलेवेंसी के साथ में यहाँ पे चीजें पढ़ाऊंगा। एक चीज और है उसकी मैं बात करूंगा पेड बैच में, जैसे एक मैंने बात करी है अप्रोच की, ठीक है, एक मैंने बात की है आपसे क्यूएसएस की, कि क्यूएसएस किस तरह से लगाया जाता है, कि व्हाट इज क्यूएसएस एंड क्यूएसएस की क्या महत्वता है। काफी स्टूडेंट ने इसका यूज किया है रिसेंट एग्जाम्स में और काफी फायदा भी लिया है, आगे रिजल्ट आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा अभी। और हालांकि स्टूडेंट्स ने बाहर आके बताया कमेंट सेक्शन में, अगर आप मेमोरी बेस वाला वो देखोगे तो उसमें काफी लोगों ने कमेंट किया भी है कि हाँ सर क्यूएसएस बड़ा अच्छे तरीके से वर्क किया है। अप्रोच क्यों करना है भाई, अप्रोच से आपको सारी चीजें समझ में आएगी। मैं पिछले उसमें स्लाइड्स में आपको बता चुका हूं किस तरह से अप्रोच हमारे क्या वाइटल रोल अदा करती है एग्जाम में। एक हमारे पास है LUA। अब ये LUA क्या है, बहुत ही जल्दी यानी कि 8 या 9 तारीख को मैं बैच लॉन्च कर रहा हूं, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज LUA। और LUA जो ये निकला है ये हमारा बहुत रिसेंट जो एग्जाम हुआ है आईबीपीएस पीयू का, आईबीपीएस पीयू का जो मेंस एग्जाम हुआ है, और खासकर इसका जो प्री एग्जाम हुआ है, क्योंकि इसका आपने देखा होगा आईबीपीएस पीयू का जो प्री एग्जाम था ना,
इसका कट ऑफ बड़ा तगड़ा आया था भाई, 48 मार्क्स का इसका कट ऑफ है जनरल कैटेगरी का। अब ये 48 क्यों आया? और लोगों को उस समय लग रहा था कि यार हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन बहुत से ऐसे स्टूडेंट जिनके 50 अटेम्प्ट थे, 51-52 अटेम्प्ट थे ना, उनका भी सिलेक्शन जब हो गया ना, अब वो मेंस के लिए प्रिपेयर नहीं थे और मेंस के लिए हमारे पास 7 या 8 दिन बचे थे बस। तो ये एलयूए जो है, ये एलयूए आपको बताएगा कि भाई आपको किस तरह से मामला सेट करना है अपने एग्जाम में। पहली चीज ये, दूसरी चीज ये, और तीसरी चीज अगर आप ये कर लेते हो, इसको भी मैं मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे क्लासेस करूंगा। इसको मद्देनजर रखते हुए मैं जो पेड बैच निकालूंगा उसमें भी आपको बताऊंगा सारी चीजें। एसबीआई का जो पेड बैच आएगा 8 तारीख को मैं लॉन्च कर दूंगा। वो सारी चीजें अगर आप कर लेते हो तो मैं इतना आश्वासन दे सकता हूं कि क्वांट और रीजनिंग में आपको कोई पछाड़ नहीं सकता, और ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जिसको आप टैकल नहीं कर सकते। या फिर क्वांट और रीजनिंग में वो आपके वो 9 अटेम्प्ट, 10 अटेम्प्ट, 5 अटेम्प्ट, 6 अटेम्प्ट, मैं इससे आजादी दिलवाना चाहता हूं तुम्हारे को। समझ रहे हो? मैं आपके डबल डिजिट में अटेम्प्ट करवाना चाहता हूं, वही 20-25 के आसपास अटेम्प्ट होना चाहिए भाई, होते हैं लोगों के, करते हैं लोग, आपके भी मैं करवाना चाहता हूं। बस उसके लिए आपको फॉलो करना पड़ेगा चीजें। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आप चाहते हैं कि भाई आपको क्लासेस करना है, आपको एसबीआई पीओ बहुत अच्छे तरीके से निकालना है, एसबीआई क्लर्क बहुत अच्छे तरीके से निकालना है, तो चालू कर दीजिएगा क्लासेस। मैं क्लासेस यहाँ पे आपको लगाना चालू कर दूंगा, इवेंट डलना चालू हो जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा देना, जिससे कि आपका कोई भी क्लास या फिर इवेंट मिस ना हो। टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें पीडीएफ स्टफ, क्लासेस का स्टफ और गाइडेंस का स्टफ, वो सारी चीजें आपको वहीं पे मुहैया कराई जाएंगी, जिससे कि आपका कुछ भी मिस ना हो, एग्जाम के पहले एक छोटी सी भी चीज मिस ना हो। क्योंकि पता नहीं कि वो छोटी सी चीज ही आपका हो सकता है कि 10 नंबर का एक डीआई बनवा दे, और 10 नंबर बहुत होते हैं यार। समझ रहे हो? तो यही है मेरी साइड से। आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से काफी अच्छी जानकारी मिली होगी, और अगर आपको ये सारी चीजें पहले से पता थी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता थी तो मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको कभी भी निराश नहीं होने दूंगा, मैं आपको कभी भी परेशान नहीं होने दूंगा। काफी लोग परेशान हो रहे थे आईबीपीएस पीओ के एग्जाम के बाद में ना, तो ये वीडियो देख के कहीं ना कहीं आपके अंदर मोटिवेशन आया होगा। मेरा पूरा का पूरा मोटिव यही था कि मैं आपको मोटिवेट कर सकूं, और एक अच्छे तरीके से आपकी एसबीआई के एग्जाम के लिए तैयारी में फिर से सुचारू रूप से स्टार्ट कर सकूं। ठीक है भाई, चलो मिलते हैं हम लोग क्लासेस में। यूट्यूब पर आपको क्लासेस मिलेंगी, पेड बैच आ जाएगा, अगर आप अफोर्ड कर सकते तो ले लेना, और नहीं कर सकते तो यूट्यूब पे आप फॉलो कीजिएगा, लेकिन रिलीजियसली और कंटिन्यू रहना, तब आपको फायदे मिलेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर गाइस।